हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की या तो ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की जिसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम वैसे ही कुछ सेलेक्टिव इडियम्स एंड फ्रेजेस को लिए हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और आज का क्लास कर लेने के बाद उम्मीद है आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आने वाले क्लासेस में हम लोग इसका कुछ एमसीक्यू सेशन को भी रखेंगे, जिसमें आप टेस्ट कर पाएंगे कि कितने सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस का द फर्स्ट स्लाइड। सबसे फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुका है और ये है एक्लिस हील। अब देखो एक्लिस हील क्या है। आज का क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी के माध्यम से सब कुछ बताते चलूं, ताकि वो बहुत आराम से आपको याद हो जाए। देखो, एक्लिस हील का मतलब होता है वीक पॉइंट, कमजोर बिंदु, है ना। अब ये कैसे हुआ, देखो एक्चुअली बात ये है कि एक्लिस एक बच्चा था और उसकी माँ उसके पूरे बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड बनाने के लिए, बहुत ज्यादा कंपैटिबल बनाने के लिए उसको जो है उसके टांग के पिछले हिस्से को, मतलब उसके हील को, है ना, उसकी एड़ी को पकड़ करके और वो एक जादुई रिवर में उसको डिप कर रही थी। जिस वजह से जिस पार्ट को वो पकड़ करके डिप कर रही थी वो था उसका हिल, जो कि उस पानी में डूब नहीं पाया, जिस वजह से वो उसका कमजोर बिंदु बनता है और वही उसके मृत्यु का भी कारण बनता है। तो आपने क्या समझा, एक्लिस हील का मतलब होता है वो वीक पॉइंट, जो कि किसी भी व्यक्ति को कोई वीक पॉइंट होता है, लेकिन यहां पर चूंकि एक्लिस हील, यहां पर हमारा इडियम जो है वो एक्लिस के लिए बन रहा है। तो एक्लिस हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष या तो कमजोर बिंदु। एग्जाम्पल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज हिज एक्लिस हील। उसका जो कॉन्फिडेंस की जो कमी है वही उसका एक कमजोर बिंदु है, क्योंकि उसी के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो द फर्स्ट इडियम आपको याद हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, और सेकेंड है हमारे सामने पेंडोरा बॉक्स। अब देखो ये पेंडोरास बॉक्स क्या है। पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है मुसीबतों का पिटारा। आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने एक बॉक्स है और इस बॉक्स में से बाहर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाहर की तरफ आ रही है। आप समझ सकते हैं इस तरह का कुछ जादुई, काला जादू टाइप का कुछ बाहर निकल रहा है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है मुसीबतों का पिटारा या तो सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का पिटारा आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, ओपनिंग दिस इशू में बिकम अ पेंडोरास बॉक्स। इस इशू पर बात करना या इसे दोबारा खोलना, ये जो है सो पेंडोरा बॉक्स बन सकता है, मतलब मुसीबतों का एक पिटारा बन सकता है। ठीक है, तो अच्छे से याद हो रहा है। अभी हमने पढ़ा एक्लिस हील मतलब वीक पॉइंट एंड पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है मुसीबतों का पिटारा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुका है। ये है, जस्ट वेट प्लीज, हाँ, हरकुलियन टास्क। अब देखो, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क, है ना। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क को हम लोग कहते हैं हरकुलियन टास्क, है ना, अत्यंत कठिन कार्य। एग्जाम्पल, कंप्लीटिंग द सिलेबस इन 1 वीक इज अ वेरी हरकुलियन टास्क। मतलब सिलेबस को एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर लेना, ये बहुत ज्यादा हरकुलियन टास्क है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड एंड डिफिकल्ट टास्क है ना। तो हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। याद हो रहा है बढ़िया से, इस तरह से आपको याद करते जाना है। नेक्स्ट है गॉर्डियन नॉट। देखो, रस्सी को बांधने का ना एक तरीका होता है, और इस तरह ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं गॉर्डियन नॉट, और ये बहुत जटिल होता है, मतलब इसे फिर आप आसानी से खोल नहीं पाएंगे। तो जटिल समस्या यहीं से बनता है, जटिल समस्या या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं गॉर्डियन नॉट। एग्जाम्पल समझते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ गॉर्डियन नॉट फॉर पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाता है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। तो गॉर्डियन नॉट का मतलब हो जाता है जटिल समस्या या तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, राइट। चलो ये भी इडियम याद होगी आपको, तो याद रखना यहां पर, इसीलिए मैंने पिक्चर लगा के रखा है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाए। ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाता है इस तरह के नॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें हमें पढ़ना है क्या, मिदास टच। अब देखिए इसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो समझते हैं। मिदास जो है वो एक किंग था, है ना, और वो जो है एक बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए एक तरह से मेडिटेशन करता है। उस मेडिटेशन के रिजल्ट में उसे जो है सो एक तरह का बूंद मिलता है, एक वरदान मिलता है, जिसके तहत वो जो है किसी को भी यदि टच करता था, जिस भी चीज को वो टच करता था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो फूल है, ये जो फ्लावर है, ये गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो वो जिस चीज को टच कर देता था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था।
तो आपने क्या देखा, मिदास टच का मतलब होता है सफलता देने की क्षमता, है ना, एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, हर चीज को जिसे वो छू सकता था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द एंटरप्रेन्योर हैज द मिदास टच, वो जो एंटरप्रेन्योर था उसके पास सफलता देने की क्षमता थी, मतलब वो कोई भी काम को करता तो वो बहुत इतना अच्छे तरीके से करता कि वो प्रॉफिटेबल हो जाता। तो इस तरह से सफलता देने की क्षमता ये कहलाता है हमारा मिदास टच। किसी भी चीज को प्रॉफिटेबल या तो सक्सेसफुल कर देना, ये होता है मिदास टच। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। जब हम लोग ये पढ़ते हैं ग्रीक गिफ्ट, देखिए इसके पीछे क्या कहानी, इससे इससे हमारे दो इंपॉर्टेंट इडियम्स बनते हैं, एक तो ग्रीक गिफ्ट एंड दूसरा बनता है ट्रोजन हॉर्स। अब दोनों के बारे में मैं कहानी समझाता हूं। देखो एक्चुअली आप यहां पर जो ये हॉर्स देख पा रहे हैं, ये हॉर्स एक तरह का बड़ा लकड़ी का बना हुआ एक घोड़ा था, जिसे ग्रीक की आर्मी रोम के पास ला करके छोड़ देती है उसे एज अ गिफ्ट के तौर पे। अब रोम की जो सेना होती है वो उसे अपने महल में अंदर ले आती है, ये सोचकर कि शायद ये एक तरह का शांति प्रस्ताव के लिए भेजा गया है, और ग्रीक की आर्मी जो है वो रोम की आर्मी को ये गिफ्ट के तौर पे देते हैं, और ये अपने महल के अंदर इसे ले आते हैं। जब रात का वक्त होता है तो इसी घोड़े के अंदर वहां पर ग्रीक की बहुत सारी आर्मी के सोल्जर्स अंदर होते हैं, और वो सोल्जर्स रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं और फिर वो महल का दरवाजा को खोल देते हैं, जिस वजह से पूरी ग्रीक की आर्मी जो होती है वो रोम में घुस जाते हैं, और इस तरह से रोम का एक बहुत बुरा हाल और हार हो जाता है। तो आपने क्या समझा, यहां पर ये जो ग्रीक का गिफ्ट है, ग्रीक के द्वारा जो दिया गया गिफ्ट है, ये एक तरह का गिफ्ट तो है बट ये धोखेबाज उपहार है। अ गिफ्ट गिवन विद बैड इंटेंशन, जो बहुत ही बुरे इरादे के साथ दिया जाता हो, इसे हम कहते हैं ग्रीक गिफ्ट। तो इडियम समझ में आ रहा है, जब आप स्टोरी को रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत आराम से ही याद होता है। एग्जांपल समझते हैं, देयर सपोर्ट प्रूव टू बी अ ग्रीक गिफ्ट, उनका जो सपोर्ट है ये प्रूव हुआ कि वो एक ग्रीक गिफ्ट था, मतलब वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो एक बहुत ही बुरे इरादे से कर रहे थे, अपने फायदे के लिए कर रहे थे, सेल्फिशनेस के तौर पे कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या समझ में आया, ग्रीक गिफ्ट का मतलब होता है धोखेबाज उपहार। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो भी इसी से संबंधित है, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है छिपा हुआ खतरा, मतलब यहां पर जो हॉर्स इसको दिया गया था वो, जस्ट वेट प्लीज, हाँ, यहां पर जो उसको हॉर्स दिया गया था, ये हॉर्स एक तरह से छुपा हुआ खतरा था, एक हिडन डेंजर था, क्योंकि वो एक तरह से गिफ्ट के अंदर एक तरह से उसने अपने दुश्मनों को छुपा करके अंदर की तरफ भेजा हुआ था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये छिपा हुआ खतरा है, एक हिडन डेंजर है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स एंड ग्रीक गिफ्ट, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे है डेमोक्लिस स्वॉर्ड। डेमोक्लिस स्वॉर्ड का मतलब होता है सदैव मंडराता हुआ कोई खतरा, कोई डेंजर जो हमेशा बना रहे, कॉन्स्टेंट डेंजर। एग्जाम्पल, डेब्ट हंग ओवर हिम लाइक डेमोक्लिस स्वॉर्ड, उसके ऊपर ये जो डेब्ट है, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, है ना, कर्ज जो है वो उसके ऊपर हमेशा एक मंडराता हुआ खतरे के समान है ना। तो डेमोक्लिस स्वॉर्ड का मतलब याद रखना है, हमेशा मंडराता हुआ कोई डेंजर या कोई खतरा या कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल चुका है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखो ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, और डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ या तो भेष बदल कर। मतलब आपको शुरुआत में वो देखकर लगेगा कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन बाद में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसी को कहा जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, जो शुरुआत में आपको बहुत ही बुरा महसूस होता है, बुरा लगता है, वो बाद में एक गुड थिंग प्रूव हो जाता है, इसे कहते हैं छिपा हुआ वरदान। ठीक है, एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसका वह जॉब लूज कर देना वो उसके लिए एक छुपा हुआ वरदान साबित हुआ, क्योंकि हो सकता है उसके बाद एक बेहतरीन जॉब उसको मिल गया हो। तो इस तरीके से अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया, छुपा हुआ वरदान। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अ पीस ऑफ केक, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान, वेरी इजी टास्क को हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसे सॉल्विंग द सम इज अ पीस ऑफ केक, है ना, मतलब सम को सॉल्व करना ये क्या है, एक तरह का पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत ही आसान सा टास्क है, बहुत ही इजी टास्क है ना। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है बहुत कम, रेयरली दिखना, है ना, कभी कभार दिखना। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, है ना। तो वंस का मतलब होता है एक बार या बहुत कम, रेयरली। एग्जाम्पल, ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून, वह अपने गांव को बहुत कम विजिट करता है, बहुत कम घूमने के लिए आता है, बहुत ही रेयरली देखने के लिए आता है या मिलने के लिए आता है ना। तो ये हो गया वंस इन अ ब्लू मून। डन, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड है स्पिल द बीन्स। अब देखो स्पिल द बीन्स क्या होता है।
आपने देखा होगा बीन्स जो होता है वो एक तरह का एक समझ लीजिए एक सीड होता है और इसके ऊपर उसका मान लीजिए छिलका है, तो उसे क्या करना है आपको स्पिल कर देना है, मतलब बाहर निकाल देना। अब आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, अंदर जो मटेरियल है वो अब बाहर की तरफ रिवील हो गया है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब ही होता है रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, मतलब उसका भेद खोल देना। एग्जाम्पल, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने सरप्राइज पार्टी के जो राज थे उसे खोल दिया, उसे रिवील कर दिया, उस सीक्रेट को उन्होंने रिवील कर दिया। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, भेद खोलना, या तो क्या कहते हैं, रिवील करना किसी भी सीक्रेट को। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है एकदम सही बात करना, एक्यूरेट बात करना, है ना। उस नेल को एकदम हेड पर एकदम सही तरीके से, मतलब ये आपका नेल है और नेल का ये हेड है और यहां पर आपको हिट करना है। आप साइड पे कहीं मारते हो तो गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान क्या रखना है कि एकदम हिट द नेल ऑन द हेड, इसके हेड पे प्रहार करना, मतलब एकदम एक्यूरेट बात करना, है ना, सही बात करना, से एग्जैक्टली राइट। एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने एग्जैक्टली वही कहा जो घटना घटी थी। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हुआ बिल्कुल सही सही कहना, एक्यूरेट कहना। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से याद हो रहा है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते जाइए कि आपको ये आज का ये क्लास कैसा लग रहा है, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात भर मेहनत करना। देखो, बर्न का मतलब होता है जलाना, मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात में, जैसे कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं रात में, तो आप क्या करोगे, बर्न द मिडनाइट, इसका इडियम का मतलब होता है रात भर मेहनत करना, है ना। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या अपना कोई भी काम कर रहे हो, तो ये होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्क लेट इनटू नाइट, रात में बहुत देर तक काम करना। एग्जाम्पल, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जामिनेशन, वो अपने एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा रात में मेहनत करती है, रात भर पढ़ती है, उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। राइट, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ जाते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है, ब्रेक द आइस। इसे आप देखो ऐसे समझते हैं, आप कभी किसी बार में गए होंगे या कहीं पर भी आपने देखा होगा, जो बातचीत की शुरुआत होती है वो, मान लीजिए कि आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और वो शराब की बोतल खोल लेते हैं या जाम से जाम टकराता है ना। आपने ग्लास में भर रखा है एकदम मस्त वाइन, और फिर उसमें क्या होता है, आइस के क्यूब्स डाले जाते हैं। तो वो जो आइस के क्यूब डाले जाते हैं, उसके बाद जब हम सिप भी लेते हैं और हमारी बातचीत शुरू होती है, तो ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है बातचीत शुरू करना, है ना, मतलब स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने बातचीत शुरू करने से पहले उसने क्या किया, एक जोक किया, है ना, मतलब एक जोक सुनाया सबको। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, बातचीत शुरू करना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट स्लाइड, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक का मतलब होता है अस्वस्थ होना, अनहेल्दी होना, बीमार पड़ जाना। ये कैसे, क्योंकि इस वेदर का, ये जो मौसम है उसके अचानक से बदलने की वजह से तुम बीमार पड़ गए। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है वेदर का तुम्हारे ऊपर असर पड़ गया और तुम क्या हो गए, अनहेल्दी हो गए। इसका मतलब होता है फीलिंग सिक। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं, अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, अनहेल्दी महसूस कर रहा हूं, है ना। तो ये हो गया अंडर द वेदर, जिसका मतलब होता है अस्वस्थ होना या तो अनहेल्दी फील करना। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश। अब इसे ना आप ऐसे याद रखो, बुश का मतलब होता है झाड़ी। अब मान लो यहां पर ना झाड़ी है और झाड़ी के पास कुछ सांप जैसा कोई, समझ लो कि एक खतरनाक जानवर घुस गया। अब मान लो कि यहां पर घुस गया, तो आपको जो है सो झाड़ी के बीच में मारना चाहिए, हिट करना चाहिए, बीट करना चाहिए, लेकिन आप उसके चारों तरफ मार रहे हैं, आप हिट कर रहे हो लेकिन उसके चारों तरफ। तो बीट अराउंड द बुश, आप उसके चारों तरफ मार रहे हैं लेकिन बीच में नहीं मार रहे। इसका मतलब ये बात हुआ कि आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवॉइड द मेन पॉइंट, आप मेन पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं और घुमा फिरा कर बात करते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉप बेटिंग अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना बंद करो। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, मेन पॉइंट को अवॉइड करना और घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और अगला स्लाइड क्या कहता है, देखते, कॉल इट अ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम बंद कर देना, है ना, मतलब आज का दिन समाप्त हुआ, इस तरह से आप समझो। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम बंद कर देना, मतलब स्टॉप वर्किंग। एग्जाम्पल समझते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, चलो आज का दिन
खत्म हुआ, आज काम बंद करें, है ना। तो लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, चलो अब काम बंद करें। तो कॉल इट अ डे इसका मतलब क्या होता है, काम बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग। ओके, चलो आगे बढ़ लें। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर, है ना। इन हॉट वाटर तो बहुत आराम से आपको याद हो सकता है, मतलब मुसीबत में। गर्म पानी में मान लो आपको डाल दिया गया तो आप किस में हो जाओगे, आप ट्रबल में फंस जाओगे, आप मुसीबत में फंस जाओगे। ही इज इन हॉट वाटर फॉर चीटिंग, मतलब चीटिंग की वजह से वो अब बहुत ज्यादा मुसीबत में है, वो हॉट वाटर में है, मतलब डिफिकल्टी में है, प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, मुसीबत में या तो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एकदम वैसे ही जैसे आपने पढ़ा, क्या आपने पढ़ा था एक क्लास में, स्पिल द बिन्स, याद है, स्पिल द बिन्स। उसका भी मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना। और उसी का समझ लो एक और ये भी होता है जहां पर हम पढ़ते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। इस बैग से कैट को बाहर आने दो और तब पता चलेगा कि बैग में कुछ और था, है ना। इसका मतलब आपने उस सीक्रेट को क्या कर दिया, रिवील कर दिया, लेकिन जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली, है ना। राज खोल देना ये होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एग्जाम्पल, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने उस राज को खोल दिया, है ना, उस रिवील को, उस सीक्रेट को एक्चुअली रिवील कर दिया। बात समझ में आ गया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ ले, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना या एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाना, है ना। ध्यान रखना, एक्सट्रीम हैप्पी। अब ये कैसे हो सकता है, देखो मान लीजिए कि आसमान में बादल बिल्कुल नहीं था, एकदम हॉट सीजन, और वहां पर आपको इस तरह के जो कि एकदम नाइन के शेप में हमें नजर आ जाता है कभी कभी, तो इसे कहते हैं ऑन क्लाउड नाइन। मतलब इस तरह के बादल जब हमें देखने को मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं। सी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर सक्सेस। सक्सेस के बाद वो बादलों पर था, मतलब बहुत ज्यादा खुश था, है ना। वो बादलों पर था, मतलब उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एक्सट्रीमली हैप्पी था। तो इसे कहते हैं ऑन क्लाउड नाइन। नेक्स्ट, पुल समवन्स लेग। देखो ये बहुत कंफ्यूजन तब बन जाता है जब आप ऐसे सोच लेते हैं किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक बनाना, है ना, किसी को मजाक बनाना। ऐसे आपको याद रख लेना है, पुल समवन्स लेग का मतलब था किसी का मजाक बनाना, है ना, टीज करना उसे, जोकिंगली, मजाकिया अंदाज में आप उसे सता रहे हैं, इसे कहा जाता है पुल समवन्स लेग। एग्जाम्पल, आर यू पुलिंग माई लेग, मतलब क्या आप मुझे मेरा मजाक बना रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना या उसे टीज करना, उसे सताना, जोकिंगली, है ना, मजाक करते हुए। नेक्स्ट बार लेते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब ऐसे समझो आप कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट से देखते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल तुम्हारे हाथ में, तो जब बॉल तुम्हारे हाथ में है तो जाहिर सी बात है कि डिसीजन तुम्हारा होगा। एंड द बॉल इज इन योर कोर्ट, यदि अब ये तुम्हारे पास है ना, अब ये तुम्हारे कोर्ट में है, ये बॉल जो है अब तुम्हारे कोर्ट में है। कोर्ट एक्चुअली क्या होता है, मान लो जो हम टेनिस खेलते हैं तो टेनिस में ये जो पार्टीशन होते हैं तो ये अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, है ना। तो ये कोर्ट में बॉल अब तुम्हारे साइड में है, इसका मतलब अब डिसीजन तुम्हारा होगा कि अब तुम्हें इस बॉल का क्या करना है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि निर्णय तुम्हारा है, इट्स योर डिसीजन नाउ। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब डिसीजन तुम्हारा है कि अब तुम्हें क्या करना है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है द डिसीजन इज योर्स नाउ। ओके, चलो नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। ये तो सबको पता है, जैसे आग में घी डालने का काम, है ना। मतलब किसी भी सिचुएशन को जो पहले से बेकार है, बहुत ज्यादा खराब है, उसे आप और ज्यादा बेकार कर देना, वर्स कर देना, इसे कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, है ना। मतलब आग में घी डालना, किसी सिचुएशन को बैड से वर्स कर देना। एग्जाम्पल, हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर। उसके जो बात थे, उसके जो शब्द थे, उसने आग में घी डालने का काम किया, मतलब सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना दिया, और ज्यादा बेकार कर दिया। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है, अब देखो बुलेट जो होता है वो काफी हार्ड होता है, उसे आप बाइट कर रहे हैं, है ना, मतलब काफी कठिनाई सहना, है ना। फेस वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम ब्रेवली, बहुत बहादुरी से आप किसी प्रॉब्लम को सह रहे हैं, कठिनाई को सह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल, ही बिट द बुलेट एंड एक्सेप्टेड फेलियर। उसने उस कठिनाई को बहुत ज्यादा सहा और फाइनली उसने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी बहादुरी से उसने उसे सहा, लेकिन लास्ट में उसने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिनाई को सहना, फेस करना ट्रबल को, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़े, अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आपने सुना होगा एक तीर से दो निशान। इसका मतलब होता है अचीव टू गोल्स एट वंस, एक बार में दो गोल को अचीव कर लेना, इसे कहा जाता है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक स्टोन से दो निशानों को लगाना।
एग्जाम्पल, वॉकिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। कहीं आप काम पर जा रहे हैं और आप वहां पे वॉक कर रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक तीर से दो निशाने हुए। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो एक तो काम करने के लिए आप पहुंच जा रहे हैं, है ना। दूसरी बात, आपकी एक्सरसाइज हो जा रही है ना। आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपके पेट्रोल खर्च नहीं हो रहे। तो इस तरीके से समझ में आता है कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो निशाने, मतलब दो गोल को अचीव कर लेना एक साथ। इसे कहा जाता है किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है। नेक्स्ट, रेन एंड कैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है ये रेन एंड कैट्स, है ना। मतलब रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा तेज बारिश होना, रेन हेविली, इसे कहा जाता है रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, इसे कहते हैं रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ओके, कभी कभी यहाँ लाइक भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स या रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, हेवी रेन। नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि आपके कान बहरे हैं, इसका मतलब आप उसे अनसुना करने के लिए समझ लीजिए आप बहाना बना रहे हो और आप उसे अनसुना कर रहे हो। इग्नोर डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और इग्नोर का मतलब होता है उसे अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना। एग्जाम्पल, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू एडवाइस, उसने उसके एडवाइस को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया, उसने टर्न अ डेफ ईयर कर दिया। आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा, और सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स से और कुछ स्टोरीज के माध्यम से हमने सीखने की कोशिश की। अब आपको बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपने आज क्या क्या सीखा, और सचमुच ही आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अब आप जा करके इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स जो है वो आपको याद हो चुका होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इंग्लिश फायर के साथ, क्योंकि हम लोग जल्द ही फिर से इसका एमसीक्यू सेशन भी लाने वाले हैं। और ऐसे ही बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी अब शुरू होने वाला है। देखिए, तो जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।